फसल वर्ष 2023-24 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन में हल्की कमी आई है। उत्पादन में ये कमी मक्का और चने की उपज घटने की वजह से आई है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 32 करोड़ टन से ज़्यादा रहा है, 32.88 करोड़ टन रहा है, जबकि फसल वर्ष 22-23 में ये 32.96 करोड़ टन हुआ था। हालांकि कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी के बावजूद 23-24 के दौरान देश में गेहूं और चावल, जो सबसे प्रमुख दो फसलें हैं, उनकी रिकॉर्ड उपज हुई है। गेहूं उत्पादन 11 करोड़ 29 लाख टन के आसपास और चावल 13.67 करोड़ टन के आसपास होने का अनुमान है। सिर्फ मक्का और चने की उपज में गिरावट देखने को मिली है। मक्का की उपज करीब 24 लाख टन घटकर 3.56 करोड़ टन अनुमानित है। वहीं चने की उपज 7 लाख टन घटकर 1.15 करोड़ टन अनुमानित है। सर, महंगाई की रोशनी में इन आंकड़ों को कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए? दिलचस्प आंकड़े हैं। अगर आप इन आंकड़ों को भारत के अनाज उत्पादन की दृष्टि से देखें तो गेहूं और चावल जो दो प्रमुख स्टेपल डाइट क्रॉप्स हैं, उनके उत्पादन में तेज बढ़ोतरी हुई, पर उसका कोई असर हमें खाद्य महंगाई पर नहीं दिखाई दिया। दोनों अनाजों की महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है और गेहूं और चावल दोनों की महंगाई पिछले 2 साल से ऊंची है। तो इस मोर्चे पर अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी का कोई लाभ महंगाई नियंत्रण के तौर पर नहीं दिखाई देता। इसके अलावा जिन फसलों के उत्पादन में कमी आई है उनका असर हमें बाजार में दिखाई देगा। मक्के के उत्पादन में कमी का असर हमें कई सारे स्नैक्स को और बाकी चीज़ों की मांग के तौर पर दिखाई देगा। कैटल फीड्स के मामले में दिखाई देगा। हम देख भी रहे हैं दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि कैटल फीड चारा महंगा हुआ है और चने के उत्पादन में गिरावट के कारण आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। तो इन आंकड़ों की रोशनी में हम दो तीन महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इन आंकड़ों की रोशनी में खाद्य महंगाई में खासतौर से अनाज की महंगाई पर कोई बड़ा फर्क पड़ने की संभावना नहीं है बाजार में। आने वाले महीनों में खरीफ की फसल आने के बाद कुछ थोड़ी सी तस्वीर बेहतर होगी। दूसरी चीज़ है कि भारत सरकार को अपना दालों का आयात लगातार निरंतर जारी रखना पड़ेगा, उसे खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि खरीफ की फसल के बाद भी दालों की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाएगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस अनाज उत्पादन की रोशनी में खरीफ का एमएसपी कैसे आएगा और उसमें क्या जो दो फसलें जिनके उत्पादन में कमी दिख रही है, मक्का और चना, इन्हें लेकर सरकार कोई विशेष उपाय करेगी, ये देखना होगा। जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए बुरी खबर है। एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच ने कंपनी के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई की दिवाला याचिका को स्वीकार कर लिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी याचिका में ब्याज सहित 3000 करोड़ रुपए की देनदारी का दावा ठोका है। जयप्रकाश एसोसिएट पर 22 बैंकों का कुल 29,361 करोड़ रुपए बकाया है। टीवी देखने के लिए अब ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। डिज्नी स्टार, बायकॉम 18, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया जैसे ब्रॉडकास्टर्स ने अपने बुके रेट को बढ़ा दिया है। इसी वजह से टीवी उपभोक्ताओं को अब 5 से 8% ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। ट्राई ने आम चुनाव के खत्म होने के बाद नए टैरिफ बढ़ाने का निर्देश दिया था। आम चुनाव खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर रेट बढ़ाने का दबाव बनाने लगे हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी? जैसा हमने कहा था कि चुनाव के बाद महंगाई का दौर शुरू होगा और चुनाव के तत्काल बाद हमने दूध की और टोल की महंगाई देखी और अब इसके बाद आपका मनोरंजन महंगा होने जा रहा है। जी वायाकॉम और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स ने अपने अलग अलग पैकेजेस में रेट्स बढ़ाए हैं, जिनमें बढ़ोतरी 20% के आसपास भी है। और ऐसी स्थिति में जब आप गर्मी का मौसम है, एंटरटेनमेंट बढ़ रहा है खासतौर से क्रिकेट को लेकर, तो आपका का मनोरंजन और उसका बिल अब महंगा होने वाला है। और इसके साथ वो बहस भी शुरू होगी जल्दी ही, जिस बहस को हम लगातार पिछले 5-6 महीनों से देख रहे हैं, जहां टेलीकॉम ऑपरेटर्स टीआरआई पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करके जो कंटेंट पहुंचाया जा रहा है उपभोक्ताओं तक, उसमें उन्हें हिस्सेदारी दी जाए।